नमस्कार साथी, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपके अपने परिवार जीएस में। साथी, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं तुर्क आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलबी या आरएफएसआई कांस्टेबल हो, है ना? कोई भी एग्जाम हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? तो याद रखना भैया, सुल्तान महमूद गजनबी जो था वो गजनी का शासक था। क्लियर भैया, कहाँ का? गजनी का शासक था, इसलिए इसको महमूद ऑफ गजनी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। सुल्तान महमूद गजनबी अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? सुल्तान महमूद गजनबी अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो जाहिर सी बात है भैया, वो गजनी का था और गजनी इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये गजनी से ही भारत आया था। क्लियर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के शासनकाल में स्थित एक छोटा सा शहर गजनी गजनी वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भैया, ये जो गजनी वंश है और इसका जो विशाल साम्राज्य था, क्लियर है भैया, उसकी राजधानी क्या था? आप कहेंगे छोटा सा शहर हुआ करता था गजनी, और ये गजनवी वंश की क्या बना? आप कहेंगे राजधानी बना। ये कहाँ पर स्थित था? तो याद रखना, ये स्थित था अफगानिस्तान में। क्लियर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के शासनकाल में अफगानिस्तान में एक स्थित छोटा सा शहर गजनी गजनवी वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। तो आपसे पूछा जाए ना कि गजनवी वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था, क्या था, तो आप कहेंगे गजनी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। और गजनी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। महमूद गजनबी ने कितनी बार प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने कितनी बार प्राचीन भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखना भैया, महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। एक बात याद रखना भैया, महमूद गजनबी कहाँ से भारत आया था? गजनी से भारत आया था। गजनी कहाँ पर? अफगानिस्तान में। क्लियर है भैया, तो ये भारत पर आकर क्या करता था? आक्रमण करता था। इसने 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो याद रखना भैया, 1001 ईस्वी में। क्लियर है, तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा, या इसको महमूद गजनबी भी कहा जाता है, के द्वारा भारत पर भैया पहली बार आक्रमण किया गया था। कब? 1001 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच कब लड़ा गया था? पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच कब लड़ा गया था? तो याद रखना भैया, 1001 ईस्वी में। क्लियर है भैया, और आपको पता है कि महमूद गजनी के द्वारा 1001 ईस्वी में भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। और ये जो आक्रमण है भैया कहाँ हुआ? आप कहेंगे पेशावर वाले क्षेत्र में हुआ। और यहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो भैया यहाँ पर राजा कौन था? आप कहेंगे राजा जयपाल था। और यहीं पर भैया युद्ध होता है राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा भैया पेशावर के आसपास
क्लियर है क्या किया गया था? आप कहे कि पेशावर के आसपास यहाँ पर उसने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। और यहाँ का जो शासक था भैया, राजा थे, वो कौन थे? राजा जयपाल थे। और इन्हीं राजा जयपाल को भैया उसने पराजित किया था अपने पहले हमले में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए महमूद गजनी ने किसे हराया था? पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए महमूद गजनी ने किसे हराया था? तो आप सभी को पता है कि भैया पेशावर और पंजाब वाले रीजन में राजा कौन थे 1021 ईस्वी के आसपास, जब महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था? तो आप कहेंगे जयपाल। और जयपाल को उन्होंने हराया था। और जयपाल थे भैया हिंदू शाही वंश से संबंधित। क्लियर है? हिंदू शाही वंश से संबंधित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। साथ ही याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, यानी कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो भैया शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो याद रखना भैया महमूद गजनी ने। क्लियर है? जिसको महमूद गजनबी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। बहुत बार पूछा जाता है भैया कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? आप कहने महमूद गजनी ने कब किया था? 1025 ईस्वी में। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस क्षेत्र में कौन सा भारतीय शासक शासन कर रहा था? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस क्षेत्र में कौन सा भारतीय शासक शासन कर रहा था? तो याद रखना भैया महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इसे लूटा था। तो उस समय इस क्षेत्र पर जो भारतीय शासक था, जो राजा था, वो था भीम प्रथम। भैया कौन थे? भीम प्रथम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भीम प्रथम जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना भैया चालुक्य वंश से संबंधित थे भीम प्रथम, जिसको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। महमूद गजनबी का हिंदुस्तान के लिए अंतिम प्रसिद्ध अभियान था। महमूद गजनबी का हिंदुस्तान के लिए अंतिम प्रसिद्ध अभियान था। तो याद रखना भैया 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनबी ने। मगर सबसे प्रसिद्ध अभियान जो था वो था कौन? आप कहेंगे सोमनाथ मंदिर पर, जब इसने आक्रमण किया था और इसको लूटा था 1025 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? तो याद रखना भैया अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भैया 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक। तो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा 1027 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी को। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो याद रखना भैया जाटों पर हमला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है भैया? अंतिम आक्रमण कब किया था? तो आप कहेंगे 1027 ईस्वी में। और कहाँ पर? जाटों पर हमला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो याद रखना भैया ये आया था महमूद गजनी के साथ, जिसको महमूद गजनबी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अलबरूनी के बारे में दो तीन बातें याद रखना। पहली बात भैया याद रखना कि ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, फारसी का विद्वान था और पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी का दरबारी कवि था?
निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी का दरबारी कवि था? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी कवि था साथी, याद रखना उसका नाम है उतबी। क्लियर है? तो उतबी कौन है? महमूद गजनबी का दरबारी कवि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखना भैया, ये किताब जो है किताबुल हिंद बहुत बार आपके पेपर में पूछी जाती है, और ये लिखी गई थी किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। क्लियर है भैया? किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो याद रखना भैया, फिरदौसी ने करी थी। किसने करी थी? फिरदौसी ने करी थी शाहनामा की रचना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किताब उल यामनी का लेखक कौन था? किताब उल यामनी का लेखक कौन था? तो याद रखना भैया, उतबी। क्लियर है? तो उतबी ने लिखी है किताब उल यामनी। अच्छा, ये दो तीन नाम आपको याद रखने, एक है अल बरूनी, एक है उतबी, और एक है फिरदौसी। याद रखना भैया, ये तीनों भारत आते हैं किसके साथ? महमूद गजनी के साथ, जिसको महमूद गजनबी भी कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना भैया, इसका वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा भी यह सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना भैया, 1175 ईस्वी में। क्लियर है? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, और ये मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया भारत पर पहला आक्रमण था। तो आपसे पूछा जाए ना कि भारत पर पहला आक्रमण कब किया, आप कहेंगे भैया 1175 ईस्वी में। कहाँ पर? मुल्तान पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो साथी, अभी अभी मैंने बताया था 1175 ईस्वी में। कहाँ पर? मुल्तान पर। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था भैया? भीमदेव द्वितीय ने। क्लियर है? भीमदेव द्वितीय के द्वारा, याद रखना भैया, 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। भीमदेव को, क्लियर है भैया, ये जो भीम द्वितीय है, इनको भीमदेव द्वितीय भी कहा जाता है, और इनको भैया मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना भैया, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना भैया, तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? आप कहेंगे 1191 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो याद रखना भैया, मोहम्मद गौरी को। क्लियर है? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, और इस युद्ध में भैया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और याद रखना, जिन पृथ्वीराज चौहान की हम बात करते हैं, वो वास्तविकता में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी।
तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना भैया 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना भैया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो याद रखना भैया मोहम्मद गौरी ने। क्लियर है? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय को पराजित किया था 1192 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो याद रखना भैया तराइन की दूसरी लड़ाई ने। क्लियर है? तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का ये जो क्षेत्र है खोल दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथ। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो युद्ध बताना है कौन सा है? तो याद रखना भैया वो युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भैया भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा साथी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो साथी याद रखना 1194 एडी में। क्लियर है? 1194 एडी में चंदावर का युद्ध होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद था भैया चंदावर का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। क्लियर है भैया? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखना भैया चंदावर के युद्ध में। क्लियर है? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। और ये जो कन्नौज में क्लियर है भैया राजा कौन है? जयचंद। और जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कहाँ पर? इटावा में भैया। इटावा में यमुना नदी के किनारे ये चंदावर का युद्ध होता है 1194 में जिसमें मोहम्मद गौरी भैया कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया की किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो याद रखना वो कौन है? वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्लियर है भैया? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। पृथ्वीराज तृतीय को 1192 में हराने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पृथ्वीराज तृतीय को 1192 में हराने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो भैया ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का? अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की लेपाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो याद रखना भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना भैया 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ दे रहे हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो साथी याद रखना भैया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, बख्तियार खिलजी कौन है? तो याद रखना भैया, बख्तियार खिलजी है मोहम्मद गौरी का दास। क्लियर है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अच्छा, याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय भैया कहाँ पर है? आप कहेंगे बिहार के नालंदा में है, जिसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। क्लियर है भैया? ये भी याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो याद रखना भैया, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने भैया दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। और दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की भी स्थापना करी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ साथ ही आज की हमारी ये जो क्लास है वो खत्म होती है, समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना भैया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।